नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री गए अमेरिका। उस समय पर अमेरिका के 75 डेमोक्रेटिक सेनेटर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि जब जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री से बात करें तो भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट के इश्यूज हैं उनको भी उठाएं। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं कि इंडिया में पुल अपार्ट ओवर द माइनॉरिटी राइट्स इश्यूज। इतना ही नहीं, अमेरिका के अंदर 2 सेनेटर भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच को अटेंड करने से मना कर देते हैं और बॉयकॉट करने पे उत्तर डालते हैं और कहते हैं कि हम लोग भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच इसलिए नहीं अटेंड कर रहे क्योंकि वो हिंदू नेशनलिस्ट को बढ़ावा देते हैं और माइनॉरिटी को सप्रेस करते हैं। इवन और भी कई सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि इट्स शेमफुल दैट द मोदी हैज बीन गिवन अ प्लेटफॉर्म एट आवर नेशन कैपिटल, हिज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूज, एंटी डेमोक्रेटिक एक्शन टारगेटिंग मुस्लिम एंड रिलीजियस माइनॉरिटी एंड सेंसरिंग जर्नलिस्ट इज अनएक्सेप्टेबल। और हम लोग भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच को बॉयकॉट करेंगे। यह भारत के प्रधानमंत्री के साथ ही नहीं हो रहा है, इवन भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जब वेस्टर्न देशों में जाते हैं, जब भारत के फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन देशों के अंदर जाते हैं तो उस समय पर इंटरव्यू के दौरान में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट के इश्यूज या भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज को दबाया जाता है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो। पर क्या सच में भारत के अंदर इस लेवल के ह्यूमन राइट के इश्यूज होते हैं? क्या सच में भारत के अंदर माइनॉरिटीज को इतने लेवल पे दबाया जाता है कि उसे इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है, या फिर बात कुछ और है? किस तरीके से भारत की इमेज को रून किया जाता है उसे मैं शुभन सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए तैयारी करना है तो आप लोग हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को तैयारी कराएंगे, जहां पर हम लोग आपको पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस यहां पर 900 लाइव क्लासेस हमारे द्वारा मिलेंगी। साथ में आप लोगों को मेंस के बाद ब्यूरोक्रेट द्वारा मेंटरशिप दी जाएगी। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो प्री और मेंस के बीच में। इतना ही नहीं, आप लोगों को प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज इस कोर्स के अंदर दी जाएगी, यानी कि कंप्लीट मटेरियल आपको दिया जाएगा। इवन सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, यानी कि आपको आपकी प्रिपरेशन के अंदर जो जो चीजों की आवश्यकता लगेगी सब कुछ आपको एक ही कोर्स के अंदर दिया जाएगा। और ये कोर्स केवल 14,999 के अंदर पड़ेगा। उसमें भी अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो आप लोगों को ये कोर्स जो है वो 7,999 के अंदर पड़ने वाला है। कोर्स का नाम है अग्निपथ। नीचे मैंने लिंक पिन करा दी है इसकी, अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, अगर आप लोगों को इस कोर्स को लेना है तो बिल्कुल से आप लोग ले सकते हो। कोड याद रखना, यूज करना है SRC10, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज करोगे तो आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बोध कोर्स जो है 15 जुलाई से लॉन्च होने वाला है, जिसमें वही सारी फैसिलिटीज हैं जो कि अग्निपथ बैच के अंदर है। याद रखना, इन दोनों ही बैचेस के अंदर हम लोग ऑप्शनल के अलावा बाकी जितना भी पोर्शन है यूपीएससी सीएससी में आने वाला, चाहे वो सीसेट हो, GS1 GS2 GS3 या फिर एथिक्स हो, उन सबको हम लोग यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं किस तरीके से भारत की इमेज को ओवरऑल रूप से रून करने की कोशिश वेस्टर्न देशों द्वारा की जाती है। देखो होता यह है कि वेस्टर्न देशों की मीडिया बहुत स्ट्रांग है, साथ में वेस्टर्न देशों के पास में एक बहुत अच्छा हथियार है, दैट इज रिपोर्ट। अलग अलग चीजों की रिपोर्ट निकालते हैं और उन रिपोर्ट के आधार पर अपने एजेंडाज, अपने पर्सपेक्टिव को इंटरनेशनल लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम इंटरनेशनल। इसके द्वारा रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट निकाली जाती है हर साल। इसमें भारत को बताया जाता है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, और भारत को बताया जाता है, उसके साथ में आप दूसरे देश देखना जिन्हें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बताया गया है। उसमें है अफगानिस्तान, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। अधिकतर आपको जो देश यहां पर देखने को मिलेंगे वो या तो डिक्टेटर देश हैं या फिर उन देशों का अपना एक रिलीजन है, और वहां पर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बताया गया। वहीं आप कई सारे दूसरे देश देखोगे जैसे बांग्लादेश वगैरह, जिनका नाम यहां पर नहीं दिखेगा। इवन टर्की को भी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न नहीं बताया गया, पर भारत को यहां पर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बताया गया। इवन वेस्टर्न देश जैसे फ्रांस, जहां पर क्लियरली इस्लामोफोबिया देखने को मिलता है और कई सारे मुस्लिम प्रोफेशनल जो है वो फ्रांस को छोड़ के जा रहे हैं, उसको
इस लिस्ट में बात ही नहीं की जाती। इथोपिया जहां पर कई सारी मॉस्क को तोड़ा गया, वहां पर इसके अंदर कोई बात ही नहीं की जाती। पर भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इस रिपोर्ट के अंदर घोषित किया जाता है। साथ में जिन देशों के साथ में शो किया जाता है, आप समझ सकते हो कि भारत की इमेज को किस तरीके से रून किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट आती है। ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट कहती है कि भारत की जो रूलिंग पार्टी है वो डिस्क्रिमिनेटरी और अब्यूजिव पॉलिसी का प्रयोग करती है माइनॉरिटीज के खिलाफ। इवन पीव रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें द वर्स्ट 11, जहां पर सोशल हॉस्टिलिटी सबसे ज्यादा रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ होती है या माइनॉरिटीज के खिलाफ होती है, उन्हें बताया जाता है। उसमें भारत को टॉप किया जाता है। मतलब भारत में क्या माइनॉरिटीज के खिलाफ सोशल हॉस्टिलिटी पाकिस्तान से ज्यादा है? क्या वो चाइना से ज्यादा है? क्या वो नाइजीरिया या कहीं अफ्रीकन देशों से ज्यादा है? बांग्लादेश से ज्यादा है? अफगानिस्तान से भी ज्यादा है? पर यहां पर उस तरीके की चीजें दर्शाई जाती है। भारत की इमेज को रून करने का प्रयास, इवन भारत के साथ में चाइना को भी इन्हीं लिस्ट के अंदर अक्सर डाला जाता है, क्योंकि ये दो देश जो हैं वो उभरती हुई पावर हैं। यहाँ पर भारी मात्रा में भविष्य के अंदर निवेश देखने को मिल सकता है और इवन आज भी यहाँ पर भारी मात्रा में निवेश हो रहा है। ऐसी कंडीशन में इनकी इमेज को रून करके इनके अंदर इन्वेस्टमेंट को या फिर इन्वेस्टर को डराने की कोशिश की जाती है। इवन आप यहाँ पर ये भी ऐसा एक पर्सपेक्टिव है, एक पर्सपेक्टिव ये भी कहता है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट जिस तरीके से निकाली जाती हैं ये वेस्टर्न बायस्ड हैं, क्योंकि अधिकतर रिपोर्ट जो है वेस्टर्न देशों द्वारा निकाली जाती है। क्योंकि हर एक चीज, ह्यूमन राइट्स हो या फिर हैप्पीनेस हो, ये सब कुछ सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, उसके अनुसार आप कहोगे कि हैप्पीनेस है या नहीं है, और उसी आधार पर रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं। इवन इन रिपोर्ट्स के अंदर जो लोग रिपोर्ट निकालते हैं वो कभी ग्राउंड लेवल पे आए नहीं है, वो कभी भारत को देखे ही नहीं है कि भारत के अंदर किस तरीके से डाइवर्सिटी सस्टेन कर रही है। सस्टेन क्या कर रही है? फ्लरिश कर रही है, कहना चाहिए मेरे को। भारत के अंदर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी फ्लरिश कर रही है, पर ये लोग कभी ग्राउंड लेवल पे आके देखते नहीं। ये लोग क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पकड़ते हैं, वहां पर प्रॉब्लम्स निकालते हैं, कौन कौन सी हेडलाइंस आई हैं, उनको डीप में रिसर्च भी नहीं करते कि अच्छा ये हेडलाइन क्यों आई है, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था क्या, उसको डिटेल में पढ़ा भी नहीं जाता है। और कहा जाता है कि अच्छा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा इशू है तो ठीक है, इसको रिलीजियस माइनॉरिटीज के अंदर डाल दो। अच्छा ये इशू है, इसको रिलीजियस माइनॉरिटी में डाल दो। न्यूज़पेपर की हेडलाइन के अनुसार चीजें की जाती हैं। अब आप समझना कि भारत एक कितना बड़ा देश है, मतलब भारत का एक एक राज्य यूरोप के एक एक देश के बराबर है। तो आप समझना कि भारत के अंदर कितनी सारी न्यूज, कितने सारे इश्यूज एक साथ होंगे। ऐसी कंडीशन में फिर वो माइनॉरिटीज लेवल के जितने भी इश्यूज हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनको लगता है कि ओह माइनॉरिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर, ठीक है। इतना ही नहीं, कुछ लोग आते हैं ग्राउंड लेवल पे, रिपोर्ट भी निकालते हैं और रिसर्च भी करते हैं। पर ग्राउंड लेवल पे जब रिसर्च करने आते हैं 5 लोगों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा आपको लगता है कि भारत के अंदर हैप्पीनेस है। वो थोड़ा सर खुजाते हैं, कहते हैं कि हाँ है तो सही, भारत में थोड़ा सा है हैप्पीनेस, थोड़ा कम भी है। और उन 5 लोगों के ओपिनियन के आधार पे 150 करोड़ के देशों की इमेज जो है वो निर्धारित कर दी जाती है। इस तरीके से भारत की इमेज को रून करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। और ये कोई आपको केवल रिलीजियस माइनॉरिटी के केस में नहीं मिलेगा, आपको हर एक केस में मिलेगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देख लो आप, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 77 बताई गई। इवन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 142 है, अफगानिस्तान की 122 है। अफगानिस्तान की प्रेस क्या ज्यादा फ्री है भारत से? मालदीव्स बेटर बताया जा रहा है भारत से, जहां पर क्लियरली माइनॉरिटीज के ऊपर इश्यूज देखने को मिलते हैं। यहां पर आप देखोगे तो म्यांमार जहां पे डिक्टेटरशिप आ गई है उसकी रैंक ज्यादा अच्छी है भारत से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंदर। अरे कैसे हो सकता है भाई ये? तो वो चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो रिपोर्ट्स के अंदर कई सारे इश्यूज है जिसकी वजह से भारत की इमेज जो है वो डाउन की जाती है। पर अब बात आती है कि सर कई बार हम लोगों को सच में देखने को मिलता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी माइनॉरिटी रिलीजन के खिलाफ बोलती है, कई सारे नेता माइनॉरिटी रिलीजन के खिलाफ बोलते हैं। गवर्नमेंट एज अ होल कभी भी माइनॉरिटी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोलती, पर पार्टीज और लीडर्स जो है वो कहते हैं। देखो वो इशू भारत का इशू नहीं है, वो इशू पूरे वर्ल्ड में जहां डेमोक्रेसी है उसका इशू है। ये बात सही है कि कहीं हद तक माइनॉरिटीज के इश्यूज हम लोगों को देखने को मिलते हैं, पर वो केवल भारत में नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में है। क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जहां पर एक व्यक्ति को बड़े लोगों के वोट लाने होते हैं।
ऐसी कंडीशन में आदमी एक एक जने के पास जाके थोड़ी कहेगा कि भैया मेरे को वोट दे देना, वो बहुत मुश्किल है। तो क्या किया जाता है, एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी को जगाने की कोशिश की जाती है। वो भारत में नहीं, वो अमेरिका में भी होता है। आप अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को देखो, डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली 2015 के इलेक्शन के अंदर कहते हैं कि अमेरिका के अंदर मुस्लिम्स को एंटर करने से हम लोग रोकेंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट हैं 2015 के अंदर। इलेक्शन का पूरा कैंपेन जो है वो एक रिलीजन के खिलाफ चलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बट उसके बावजूद अमेरिका को कोई नहीं कहता कि देखो रिलीजियस माइनॉरिटीज के इश्यूज हैं। पर भारत के अंदर जहां पर रूलिंग पार्टी के द्वारा इस तरीके की कोई बात की तो जाती है पार्टी के द्वारा, तो पर लीडर्स के द्वारा या गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के कोई स्टेटमेंट नहीं आते हैं। ठीक है, लीडर की तरफ से आ सकते हैं, पार्टी की तरफ से आ सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं आते हैं। इवन भारत के अंदर आप देखोगे तो विश्व के सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भारत के अंदर है, और भारत के अंदर मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर मुस्लिम आबादी फ्लरिश कर रही है। ठीक है, हालांकि कुछ इश्यूज हैं वो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, वो इंटरनेशनल इश्यूज नहीं है। ठीक है, इतना ही नहीं, आप समझने का प्रयास करना कि भारत के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके अंदर ब्लैक्स भी आते हैं। ब्लैक को अमेरिका के अंदर पहला प्रेसिडेंट बनने में सालों लग गए साहब। बराक ओबामा पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के अंदर, जबकि अमेरिका वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। 200-250 साल में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट अभी बनते हैं। और भारत के आजाद होने के जस्ट बाद में आप देखना तो भारत के अंदर आपको इवन मुस्लिम आबादी से प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, जैसे सर जाकिर हुसैन, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हु आर दे कम फ्रॉम द रिलीजियस माइनॉरिटी। भारत के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटी केवल इस्लाम नहीं है, और भी कई सारे रिलीजन के लोग हैं। हालांकि भारतीय संविधान माइनॉरिटी के अधिकार देता है, पर एग्जैक्टली कौन माइनॉरिटी है वो भारत सरकार डिसाइड करती है। और भारत सरकार ने जो माइनॉरिटीज बताई है उसके अंदर इस्लाम, सिख और क्रिश्चियन भी इंक्लूडेड है। इवन उसके अंदर जैन, बौद्ध भी इंक्लूडेड है। आप देख सकते हो कि ये सारे रिलीजन के लोग भारत के अंदर फ्लरिश कर रहे हैं, उन सबकी बड़ी आबादी भारत के अंदर रहती है। इवन अगर सच में भारत के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ एक्शन लेने होते तो फिर डिसीजन लेने के लिए क्या हम लोग इन्हीं माइनॉरिटी के लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करते? आप मेरे को एक देश बताओ जहां पर माइनॉरिटी के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं और वहां पर डिसीजन भी माइनॉरिटीज लेती है। ऐसा हो सकता है? भारत के अंदर कैबिनेट में, कैबिनेट वो है जो डिसीजन लेती है इस देश के लिए, मंत्रिमंडल जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि भारत जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, विच इज ऑल्सो नोन एज अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर आपको मुख्तार अब्बास नकवी देखने को मिलेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, मुस्लिम लीडर हैं। सिख कम्युनिटी को भी हम माइनॉरिटी समझते हैं, तो हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं। किरण रिजिजू क्रिश्चियन हैं और मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं। बड़े बड़े मंत्रालय जो है वो भारत के माइनॉरिटीज के लीडर्स के हाथ में भी हैं, जबकि रूलिंग पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत है। कई बार इस तरीके की इमेज जो है वो क्रिएट की जाती है भारत के खिलाफ, जबकि आप देखोगे तो माइनॉरिटीज को अधिकार, ह्यूमन राइट वगैरह ये सब की बात जो है वो दूसरे देशों में तो बाद में शुरू हुई। मतलब दूसरे देशों में आज़ाद हुए को सालों हो गए, पर स्लेवरी अबॉलिश नहीं हो रही थी उनसे, ब्लैक्स के राइट्स दिए नहीं जा रहे थे उनसे। भारत ने आज़ाद होते ही हर एक को अधिकार देने की बात की। भारत के अंदर लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, दोनों को अधिकार दिए हैं आर्टिकल 29 और 30 के अंदर अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का। भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के अंदर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी प्रोटेक्शन दी है। भारतीय संविधान में कहा है कि भारत का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, भारत एक सेक्युलर देश है। इवन भारत ने जो डेमोक्रेसी अपनाई वो कभी प्रेसिडेंशियल नहीं अपनाई, भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपनाई, जहां पर एक मंत्रिमंडल डिसीजन लेगा। मंत्रिमंडल के अंदर ढेर सारे मंत्री होंगे जो अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे, जो कि भारत की डाइवर्सिटी को दर्शाएंगे। तभी तो हम लोग कहते हैं कि भारत के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। भारत के अंदर इतने अलग अलग प्रकार के लोग, इतने अलग अलग कल्चर के लोग, इतने अलग रूप से दिखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। उनके खिलाफ ऐसा नहीं होता कि उनको दबाया जा रहा है, बल्कि सबको फ्लरिश किया जाता है इस देश के अंदर।
कुछ इश्यूज हैं वो हर देश में, वो इंटरनल इश्यूज हैं, वो इंटरनेशनल इश्यूज नहीं है, पर कई बार उन्हें इंटरनेशनलाइज जो है वो जानबूझ के किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करना। समुद्र मंथन करके एक टेस्ट है, अगर आप लोगों को देना है आप लोग बिल्कुल से दे सकते हो। नीचे लिंक मैं पिन करा रहा हूं, इसके अंदर आपको जितने भी प्राइजेस हैं वो मिल जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, देखो अग्निपथ बैच के बारे में मैंने लेक्चर के बीच में बताया, उसके अंदर टेस्ट सीरीज सीसेट सब इंक्लूडेड, पर आपको चाहिए अग्निपथ बेंच नहीं लेना है, मैंने जीएस पढ़ा हुआ, मेरे को केवल सीसेट पढ़ना है। सीसेट का एक अलग से कोर्स भी है, वो भी आप ले सकते हो। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। इसके अलावा अग्निपथ बैच के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को बैच ही लेना, केवल टेस्ट सीरीज लेना, तो वो भी आप लोग ले सकते हो। प्राइजेस आपकी नजरों के सामने है, ठीक है। इन सब की लिंक जो मैंने नीचे पिन करा दी है, अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करना है तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।